हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के सेशन में हम भेल ETHR प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 91 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे और ये पार्ट 4 है। आई एम संगीता सिंह एंड दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। So let's start the question. Question number 91. Any salary increase awarded to an employee based on his or her individual performance is known as. Options are performance evaluation, performance appraisal, merit pay, cafeteria approach. So यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन का राइट आंसर जो होगा मेरिट पे होगा, क्योंकि मेरिट पे क्या होता है, कोई भी सैलरी में इंक्रीज देते हैं, इट इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा है, एनी सैलरी इंक्रीज अवॉर्डेड टू एन एम्प्लॉय बेस्ड ऑन हिज और हर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। तो मेरिट पे वही है, परफॉर्मेंस पे है जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जाता है। तो राइट आंसर इज मेरिट पे। सेकेंड 92. द एक्ट ऑफ प्रोनाउंसिंग जजमेंट बेस्ड ऑन एविडेंस प्रेजेंटेड इज। द एक्ट ऑफ प्रोनाउंसिंग जजमेंट, जजमेंट दिया जाता है बेस्ड ऑन एविडेंस, जो एविडेंस प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ऑप्शंस आर मेडिएशन, एडजुडिकेशन, कंसिलिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। कंसिलिएशन भी दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट अगर होता है, ठीक है, एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज हो गया, तो कंसिलेशन में जाता है। वहाँ पे कंसिलेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है और वो दोनों पार्टीज को एडवाइस करता है, ठीक है, कि ऐसे इस तरीके से डिस्प्यूट सेटल किया जा सकता है। मीडिएशन है, मीडिएशन में भी एक मीडिएटर होता है जो नॉन पार्शियल पर्सन होता है, किसी भी पार्टी का नहीं होता, तो वो भी एडवाइस करता है, इट इज एडवर्सियल। लेकिन एडजुडिकेशन जो होता है, इसमें क्या होता है, कोर्ट और ट्रिब्यूनल से ही डिस्प्यूट सेटल होते हैं। तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल से हो रहा है, इट मीन्स कि वो एविडेंस बेस्ड होगा। तो आंसर इज एडजुडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93. आइडेंटिफाई द करेंट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुप। तो जब ग्रुप फॉर्म होता है तो कौन कौन से उसके स्टेजेस है और यहाँ पे सीक्वेंस पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग होगा। इसको आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, FSNPA, ठीक है, FSNPA। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। इट मीन्स पहले तो ग्रुप फॉर्म होगा, ठीक है, नेक्स्ट जो दिया हुआ स्टॉर्मिंग। अब अलग अलग इंडिविजुअल से ग्रुप में आ रहे हैं, उनके अलग अलग एटीट्यूड्स होंगे, अलग अलग व्यू पॉइंट्स होंगे, तो थोड़ी बहुत उनमें लड़ाई होगी, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो स्टॉर्मिंग रेफर्स टू कॉन्फ्लिक्ट। तो फॉर्मेशन होगा ग्रुप का, मतलब मेंबर्स एक साथ आएंगे, देन कॉन्फ्लिक्ट होगा, दैट इज स्टॉर्मिंग। देन नॉर्मिंग, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद फिर एक जगह पे जाके सब नॉर्मल हो जाएगा, एक दूसरे से वो लोग एडजस्ट कर लेंगे, एक दूसरे के व्यूज एक्सेप्ट करेंगे, तो दैट विल बी नॉर्मिंग, मतलब स्टेबलाइजेशन वाला स्टेज आएगा, स्टेबल रहेगा सब। देन अब स्टेबल हो गए तो दे विल परफॉर्म, जो भी जिस पर्पस के लिए ग्रुप बनाया गया है, जिस वर्क के लिए ग्रुप बनाया गया है, तो वो परफॉर्म करेंगे, मीन्स दे विल परफॉर्म दैट टास्क, तो परफॉर्मेंस आ जाएगा। एंड एडजर्निंग, एडजर्निंग मीन्स डिसमिसल, मतलब ग्रुप क्या है, वो टूट जाएगा, एंड होगा। क्यों? क्योंकि जो टास्क के लिए ग्रुप फॉर्म हुआ था, मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स आर मतलब उनका जो लास्ट होता है वो एंड होके ही होता है, क्योंकि जिस पर्पस के लिए बनाया गया था टास्क हो गया, तो ग्रुप को तो टूटना ही है। तो एडजर्निंग मीन्स डिसमिसल, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रुप में ये एडजर्निंग नहीं आ रहा है, एडजर्निंग वाला स्टेज नहीं आ रहा है, ग्रुप एज इट इज जो फॉर्म हो रहा है परफॉर्म कर रहे साथ में, बट मोस्टली जो ग्रुप फॉर्म होता है तो उसके ये 5 स्टेजेस होते हैं। नेक्स्ट, which of the following presents the manager with the desktop graphs and charts showing a computerized picture of how the company is doing on all the metrics from the HR scorecard process? तो HR scorecard में जितने भी metrics है उनका कंप्यूटराइज्ड व्यू होता है और उस पे एनालिसिस होता है विद ग्राफ्स एंड चार्ट्स, वो दिखाया जाता है, मैनेजर को दिखता है कि हाउ दैट मैट्रिक्स वर्क्स, वो कितना इफेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो दैट इज डिजिटल डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे ग्राफ्स एंड चार्ट के फॉर्म में हाउ HR मेट्रिक्स आर वर्किंग, हाउ मच इफेक्टिव इट इज, वो सारा कुछ मैनेजर को दिखेगा, दैट इज डिजिटल डैशबोर्ड। तो इसका आंसर इज डिजिटल डैशबोर्ड। Next, question number 95. The general progression of an individual's working or professional life is indicated by.
जनरल प्रोग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स वर्किंग और प्रोफेशनल लाइफ, दैट इज करियर। उसका करियर ही तो है, इंडिविजुअल का जो वर्किंग प्रोफेशनल लाइफ है उसके हर इस पे क्या प्रोग्रेस हो रहा है, वो क्या है, उसका करियर है। हम बोलते हैं ना हमारे मेरे करियर का मुझे चिंता है, या फिर मेरा करियर मुझे और क्या करना है वो डिसाइड करना है, तो वो एक जनरल प्रोग्रेशन हम उसकी बात करते हैं कि हम अगर कोई जॉब लेते हैं तो उसमें हमारी कितनी ग्रोथ होगी, हम कहाँ पे 5 साल में हम कहाँ पे होंगे, दैट इज ऑल करियर प्लानिंग। तो ये करियर की ही बात हो रही है यहाँ पे। Next question. When an organization spreads information about an open job and its attributes such as qualification, working schedule and pay rate among its employees, it is called among its employees। देखो यहाँ पे अगर पूछा रहता अबाउट when an organization spreads information about an open job and its attributes such as qualification, तो इसे तो हम जो रिक्रूटमेंट बोलते वो वाला टर्म आ जाता। बट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब एट्रीब्यूट्स वो किसको दे रही है, अमंग इट्स एम्प्लॉयज दे रही है, मतलब ऑलरेडी उसके एम्प्लॉयज हैं उनके बीच ही ये इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा इंटरनल, उनकी जॉब पोस्टिंग के लिए ये सब कुछ उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया जा रहा है। इंटरनली उनकी पोस्ट चेंज हो रही है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे दूसरे टर्म का मैं मीनिंग बता देती हूँ। टेम्पिंग मीन्स टेम्पररी वर्किंग, ठीक है। टेम्पिंग मीन्स टेम्पररी वर्किंग मीन्स टेम्पररी एम्प्लॉय। ऑफशोरिंग मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस दूसरे कंट्री में ऑफशोर कर रहा है, दूसरे कंट्री में प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की बात कर रहा है, तो दैट इज ऑफशोरिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन अपना काम दूसरे कंपनी के थ्रू करवाती है, तो दैट इज आउटसोर्सिंग। जैसे बोलते हैं ना रिक्रूटमेंट जो है वो आउटसोर्स किया, मतलब दूसरी कंपनी हायर करके देगी, राइट। तो ये आउटसोर्सिंग हो गया। तो राइट ऑप्शन इज इंटरनल जॉब पोस्टिंग। 7 dash involves the participation of employees in program in which they are taught to celebrate the differences between people. It is the practice of organization creating supportive work environment for women and minorities. तो ऐसा प्रोग्राम कंडक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करते हैं और उन्हें सिखाया जाता है कि लोगों के अलग अलग व्यूज़ हो, है लोगों अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनके एटीट्यूड्स है, सब कुछ अलग है, रेस है अलग, कास्ट अलग है, सेक्स अलग है, तो उस डिफरेंसेस को उन्हें सेलिब्रेट करना है, मतलब साथ में मिल के रहना है। तो ऑप्शंस में से क्या होगा, डाइवर्सिटी मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज फीचर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, यूनियन एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कर, दैट इज यूनियन एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट के बीच में जो नेगोशिएशन होता है वर्कर्स के वर्क कंडीशंस को लेकर के, उनकी कोई भी ऐसी डिस्प्यूट है, इश्यूज है जिसको मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएट करना है रिगार्डिंग पे स्ट्रक्चर एंड ऑल, तो दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो इनमें से कौन सा कलेक्टिव बार्गेनिंग का फीचर नहीं, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यस। इट इज 2 पार्टी प्रोसेस, यस। यूनियन और एम्प्लॉयर मतलब वर्कर एंड एम्प्लॉयर इसमें रहते, इसलिए 2 पार्टी प्रोसेस है। इट इज इनिशिएटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स। देखिए अगर वर्कर्स के बारे में बात की जा रही है तो मुद्दा कौन उठाएगा, इश्यूज कौन लेकर आएगा, तो वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव ही वो उसे इनिशिएट करते, तो ये भी सही है। इट इज अ सिंगल पार्टी प्रोसेस, नो, क्योंकि हम यहाँ 2 पार्टी प्रोसेस बता रहे तो सिंगल पार्टी इसका फीचर नहीं हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ फोकस फॉर ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन किन पॉइंट्स पे फोकस नहीं करता है, प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्ट्री वेजेस टू ईच मेंबर एंड वर्कर, बिल्कुल सही है, मतलब इस पे तो वो बात करता है। फैसिलिटेटिंग फाइट ऑफ द वर्कर्स अगेंस्ट इरैशनल पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज है जो वर्कर्स के लिए इरैशनल है, तो उनके लिए भी फाइट करता है ट्रेड यूनियन। इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशंस ऑफ वर्कर्स, राइट। हेल्पिंग एम्प्लॉयज टू जॉब हॉप, जॉब हॉपिंग मीन्स फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज करना, तो इसके लिए एम्प्लॉय को हेल्प करता है, नो, इट्स रॉन्ग। तो ऑप्शन इसका यही होगा, ठीक है, क्योंकि नॉट बोला है तो ट्रेड यूनियन का ये फोकस एरिया नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 100, which of the following model views industrial relation as a system involving workers, organizations, managers and government agencies? Options are Dunlop model, Miller and Forms model, Watson's model, Miller and Modigliani model। तो Dunlop model जो है जिसे सिस्टम मॉडल बोला जाता है, सिस्टम मॉडल, ठीक है।
तो सिस्टम मॉडल मतलब डनलॉप मॉडल में ये सारे इन्वॉल्व से वर्कर्स, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज की बात होती है एंड हाउ दे अफेक्ट ईच अदर, इस पे इस मॉडल ने काम किया है। Next question number 101. Which of the following is the process in which the parties to a dispute submit their differences to the judgment of an impartial person or a group appointed by mutual consent or statutory provision? Options are arbitration, collective bargaining, conciliation and adjudication. Adjudication का आपको मैंने बताया था settlement of dispute through court और tribunal. Conciliation में conciliator एक होता है middle person, ठीक है, वो भी अपने कमेंट्स देता है डिस्प्यूट पे, बट हिज कमेंट्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। कलेक्टिव बार्गेनिंग तो दो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच जो नेगोशिएशन होता है वो है। एंड आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन जब फेल होता है तो एडजुडिकेशन उसका लास्ट मेथड है, मतलब लास्ट चॉइस है। आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन दोनों में ही थर्ड पार्टी को चुनते हैं और उनके जो जजमेंट्स होते हैं वो पार्टीज पे बाइंडिंग होती है। और जो दो पार्टीज के जो अपॉइंट किया जाता है दैट इज इम्पार्शियल पर्सन बाय म्यूचुअल कंसेंट और स्टैट्यूटरी प्रोविजन। तो इसमें ऑप्शन होगा आर्बिट्रेशन, जिसमें पार्टीज जो है जिनके बीच डिस्प्यूट्स है वो अपने डिफरेंसेस, वो अपने इश्यूज जो है उनको सबमिट करती है इम्पार्शियल पर्सन को। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द आर्बिट्रेशन। Question number 102. The inclination to rate all employees the same way, for example, rating them all as average, is known as. सीधा सीधा डेफिनेशन ही है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ही होता है कि सारे एम्प्लॉयज़ को एक तरह से रेट कर देना, जैसे सभी के सभी को एज ऑन एन एवरेज दे देना, तो डैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें क्या है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है, उसको उसके लिए ये सही नहीं है, इसलिए ये एरर में काउंट होता है। दिस ऑल आर एरर्स वाइल जजिंग द परफॉर्मेंस अप्राइजल ऑफ द कैंडिडेट्स वाइल द while when manager does the appraisal of its subordinates, तो ये सारे एरर आते हैं। जैसे किसी सारे एक डिपार्टमेंट में सभी एम्प्लॉयज़ को एवरेज मार्क कर देना, रेटिंग दे देना, तो जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है उनके लिए तो ये ठीक नहीं है, बट जो पुअर परफॉर्मर है उसके लिए ठीक है कि चलो काम नहीं किया फिर भी एवरेज मिल रहा है, तो दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसमें दूसरे ऑप्शंस पे बात कर लेते हैं। रिसेंसी का मतलब क्या होता है? रिसेंसी भी एक टाइप का एरर है जिसमें जो है मैनेजर है जो अप्राइजल करेगा उसको रीसेंट एक्टिविटीज़ ही याद रहता है। जैसे अगर मान लीजिए वो किसी एम्प्लॉय का अगर रेटिंग दे रहा है, उसका अप्राइजल कर रहा है, तो उसको रीसेंट उसके एक्टिविटीज़ याद रहेगा और रीसेंट एक्टिविटीज़ पे ही उसको वो आउटस्टैंडिंग या पुअर मार्क्स देगा, तो ये भी एक टाइप का एरर है। सेवेरिटी मतलब वेरी सीवियर होना, मतलब जितना वो डिज़ायर करता है उससे भी उसको कम देना, सीवियर रहना, बैड रिस्पॉन्स देना, तो सिवियरिटी इज ऑल्सो एन एरर। और लीनियंसी मीन्स ओवर पॉजिटिव होना, और जो शॉर्ट कमिंग्स है उसको इग्नोर करना या फिर उसके लिए तो लीनियंसी का मतलब होता है कि ओवर पॉजिटिव होना और शॉर्ट कमिंग्स के लिए टॉलरेंट होना, ठीक है, इग्नोर करना, तो दैट इज लीनियंसी। तो इसे लीनियंसी बायस भी बोला जाता है। Next question 103. Dash is a form of union security agreement in which employees who do not belong to the union must still pay union dues on the assumption that union efforts benefit all workers. ठीक है, तो इसका आंसर एजेंसी शॉप होगा। इसमें ही रहता है कि जो यूनियन मेंबर है, जो यूनियन के मेंबर नहीं है तो भी उनको यूनियन फी पे करना पड़ेगा, ये दिमाग में रखते हुए कि यूनियन जो भी काम करेगी तो वो सभी वर्कर्स के हित के लिए करेगी और सभी वर्कर्स को उससे बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक एजेंसी शॉप का ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। ओपन शॉप से बिल्कुल, ओपन शॉप में ये टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं होता है कि यू हैव टू पे द यूनियन फी, राइट। नेक्स्ट 104. Which of the following is a process of assigning the selected candidates the job most suitable to them? Options are induction, orientation, placement and training. Training after selection, training दिया जाता है. Orientation is introduction, induction and orientation is one and the same thing. प्लेसमेंट ही इसका सही आंसर होगा कि जो कैंडिडेट सिलेक्टेड है उनको जॉब असाइन करते हैं, प्लेस करते हैं उनको, तो उसे प्लेसमेंट बोला जाता है।
Next 105, the detailed study of a job to identify the specific skills required to perform that job is known as. एक जॉब परफॉर्म करने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए उसे आइडेंटिफाई करना ही, तो उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, टास्क एनालिसिस बोला जाता है। यहाँ टास्क की एनालिसिस की जा रही है कि विच टाइप ऑफ स्किल्स इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस जॉब। टास्क एनरिचमेंट मतलब एक टास्क में और कुछ टास्क ऐड करना, एनरिच करना, तो दैट इज टास्क एनरिचमेंट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। टास्क एनरिचमेंट मतलब टास्क में और भी टास्क इंक्लूड कर रहा है विच इज हाईली रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क। टास्क एंगेजमेंट एंड जॉब रोटेशन तो है इंटरनल, जो जॉब्स पोस्टिंग होती है, जॉब रोटेट किया जाता है कि 3 to 4 मंथ्स एक जॉब पे रखा, फिर नेक्स्ट उनको दूसरे डिपार्टमेंट में कैंडिडेट को रखा है, एम्प्लॉयज़ को, तो उस तरह से जॉब रोटेशन करना ताकि उनको हर टाइप का काम वो सीख सके और हर काम में प्रोफिशिएंट बन सके, तो दैट इज जॉब रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, what is it called when an employer allows individual differences such as age, race and sex to affect the appraisal rating she or he gives an employee? तो जब रेटिंग जो एम्प्लॉयर है वो रेटिंग दे रहा है सबऑर्डिनेट्स को, तो उसमें वो इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को नोट कर रहा है। मतलब अगर एज वाइज भी वो डिफरेंसेस कुछ उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दे रहा है, फिर एज पर द जेंडर ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, रेस ऑफ द एम्प्लॉय, ये सारा जो है वो उसके रेटिंग्स में दिख रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, बायस बोलेंगे, ठीक है, कि वो बायस हो रहा है, पार्शियल हो रहा है। सेंट्रल टेंडेंसी का आपको बताया था, ऑन एन एवरेज सबको रेट देना। मायोपिया मतलब क्या होता है कि जो मैनेजर जो है या मैनेजमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म गेन्स देखता है रेदर देन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स के बारे में ना सोचते हुए शॉर्ट टर्म गेन्स के बारे में सोचता है, दैट इज मायोपिया। इनसाइड मून लाइटिंग इज साइड जॉब लेना, जो परमानेंट जॉब है एम्प्लॉय का, बट उसके अलावा अगर उसकी सैलरी जो है वो सफिशिएंट नहीं है तो वो पार्ट टाइम जॉब करता है विदाउट इन्फॉर्मिंग द करेंट एम्प्लॉयर, तो दैट इज मून लाइटिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 22 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, the process of reducing usually dramatically the number of people employed by firm is known as। the process of reducing मतलब जो स्टाफ है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो आंसर इज डाउन साइजिंग, ठीक है, जितने भी स्टाफ एम्प्लॉयड हैं उनमें से कम करना उनको, डाउन साइजिंग। बाकी जो है ओवर स्टाफिंग दैट इज डिफरेंट टर्म, प्लानिंग करना ह्यूमन रिसोर्स दैट इज नॉट एप्लीकेबल हियर, एंड टैलेंट मैनेजमेंट मतलब टैलेंट एक्विजिशन के अपने जो स्ट्रेंथ है स्टाफ है उनमें कैसे टैलेंट को लेकर के आना है, बोलते हैं ना टैलेंट एक्विजिशन, मतलब रिक्रूटमेंट करना है बट सीइंग दी क्वालिफिकेशन स्किल्स ये सब देख के और उनको प्रॉपर एक्वायर करना है, इस टैलेंट मैनेजमेंट, राइट। तो आंसर इसका डाउन साइजिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आइडेंटिफाइज द एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्प्लॉय के कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई करना है, इस कॉम्पिटेंसी मैपिंग, आइडेंटिफाई करके उन्हें प्रॉपर उस जॉब पे रखना है, इज कॉम्पिटेंसी मैपिंग, राइट। एम्प्लॉयज की कॉम्पिटेंसी को जॉब से मैप करना, ठीक है, तो आंसर इज कॉम्पिटेंसी मैपिंग। 109, a schedule in which an employee works fewer but longer days each week is known as। तो इसका आंसर कॉम्प्रेस्ड वर्क वीक होगा। वो कैसे होगा, सपोज जैसे अभी बात हो रही है कि नए लेबर लॉज आने वाला है, तो नए लेबर लॉज में कॉम्प्रेस्ड वर्क वीक वो इंक्लूड कर रहे हैं। इट मीन्स कि अगर 6 दिन का वर्किंग डेज है और 8 घंटा पर डे काम करना है, तो 8 × 6 48 आवर्स का 6 होना चाहिए वर्किंग, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, कंप्रेस्ड वर्क वीक कैसे होगा कि 8 घंटे की जगह 12 घंटा एम्प्लॉय काम करेगा और 6 दिन की जगह 4 दिन काम करेगा, तो 4 दिन अगर वो 12 घंटे भी काम करता है तो 48 आवर्स उसके हो रहे हैं कंप्लीट। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है 48 आवर्स उसे काम करना है। तो एम्प्लॉय वर्क्स फीवर डेज बट लॉन्गर डेज, फीवर एम्प्लॉय कम दिन काम करता है बट जिस दिन भी काम करता है उस दिन जो उसका वर्किंग आवर है वो ज़्यादा होता है, तो डैट इज कॉम्प्रेस्ड वर्क वीक। समझ में आ गया।
क्वेश्चन नंबर 110, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डू HR प्रोफेशनल्स यूज मार्कव एनालिसिस। तो मार्कव एनालिसिस जो है वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जब की जाती है तब यूज किया जाता है। मार्कव एनालिसिस ये मेजर करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए यूज किया जाता है कि कितने पर्सनल है, कितने एम्प्लॉय है जो ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन से जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ एनालिसिस एग्जामिन जो होता है दैट इज अंडर मार्कव एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ फर्म यूज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर मैन पावर नीड्स बाय स्टडिंग इट्स पास्ट एम्प्लॉयमेंट नीड्स ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। पुराने पास्ट एम्प्लॉयमेंट नीड्स की स्टडी करते हुए फ्यूचर मैन पावर नीड्स को आइडेंटिफाई करना इज ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस एक होता है कि जो सदियों से जो ट्रेंड आ रहा है उसको फॉलो करना और उसके बेसिस पे एनालिसिस करना फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे पास्ट एम्प्लॉयमेंट नीड्स को स्टडी किया जाता है कि कुछ पिछले कुछ सालों में एम्प्लॉयमेंट नीड्स कैसे हुए, कि किस बेसिस पे जनरेट हुए थे, और उनको यूज करके फ्यूचर मैन पावर नीड्स को प्रेडिक्ट करना इज ट्रेंड एनालिसिस। So option third is the right answer. 112, generally agreed upon informal rules that guide group members behavior are known as। generally agreed upon informal rule, प्रोसीजर जो है वो फॉर्मली डिसाइड होता है कि ये प्रोसेस फॉलो करना है। स्ट्रैटेजीज जो है वो भी फॉर्मली प्लान किया जाता है। प्रैक्टिसेस जो है वो भी फॉर्मल होते हैं। नॉर्म्स जो है, नॉर्म्स इनफॉर्मल रूल्स होते हैं जिनको मतलब मेंबर्स के बिहेवियर को जो गाइड करता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा नॉर्म्स, क्योंकि हम यहाँ पे इनफॉर्मल रूल्स की बात कर रहे हैं जो ग्रुप बिहेवियर को अफेक्ट करता है, गाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, when an employee is reassigned to a similar position in another part of firm, it is known as right sizing, ट्रांसफर, टर्मिनेशन एंड डाउनसाइजिंग। एक ही एम्प्लॉय को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे फॉर्म में सेम पोजीशन पे रीअसाइन करना काम, दैट इज ट्रांसफर। ट्रांसफर में क्या होता है, सेम ऑर्गेनाइजेशन में एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच ट्रांसफर होगा, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसफर होगा। एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय का काम जो है लगभग थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट ही विल बी एट सिमिलर पोजीशन, तो उसे ट्रांसफर कहते हैं, राइट। Question number 114, the things we believe about an attitude object, whether they are true or false, is the dash component of attitude। तो जहाँ पे हम एटीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है, ओबी का पार्ट है ये, component of attitude, तो evaluative, ethical, cognitive, behavioral, these are the component of attitude। बट जहाँ पे ट्रू और फॉल्स की बात होती है, जहाँ पे ट्रू और फॉल्स डिसाइड होती है, दैट इज द कॉग्निटिव, राइट। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग, अगर आप कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, इट मीन्स आप अपना रीजनिंग लगा रहे हैं, थोड़े इंटेलेक्चुअली उसके बारे में सोच रहे हैं, और उसके थ्रू आप ट्रू और फॉल्स, वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, दैट वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे कॉग्निटिव ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 115, any abnormal condition or disorder caused by the exposure to environmental factors associated with employment is known as। abnormal condition or disorder caused by exposure to environmental factors, तो एब्सेंटिज्म, ऑक्यूपेशनल इलनेस, ऑक्यूपेशनल इनर्शिया एंड एट्रिशन। यहाँ पे हेल्थ कंडीशंस की बात हो रही है कि एक एबनॉर्मल कंडीशन या फिर डिसऑर्डर होता है ड्यू टू वर्किंग इन द एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे आप किसी केमिकल कंपनी में काम करें, तो वो केमिकल को आप डेली इनहेल करेंगे तो उससे कोई ना कोई डिसऑर्डर हो सकता है, तो डैट इज ऑक्यूपेशनल इलनेस। जहाँ पे सिलिकॉन बन रहा है, सिलिकॉन के शीट्स यूज हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, तो उनको सिलिकॉन से अफेक्ट होगा उनका बॉडी, और वो अलग अलग जैसे डिसऑर्डर्स होते हैं, लंग डिसऑर्डर होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गए, तो डैट ऑल आर ऑक्यूपेशनल इलनेस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। Which perspective of industrial relation considers management and workers as having the same objectives and any conflict between them as anomaly or usually it is, means it is not common। तो कौन सा सिस्टम है, यूनिटरी पर्सपेक्टिव है जो ऐसा सोचता है
कि मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम रहना चाहिए और उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कोई इतना बड़ा नहीं है, वो यूजुअली होते रहता है. तो दैट इज यूनिटरी पर्सपेक्टिव. When people enjoy high level of satisfaction of new job compared to the dissatisfaction felt with their old job, they are said to be enjoying the dash effect, inertia, spillover, hangover and हनीमून. तो जब कोई एम्प्लॉय मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक यूनिट में काम कर रहा है बट वहाँ पे उसको उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रही है और वही एम्प्लॉय को दूसरी जगह अगर पोस्टिंग की जाती है और वहाँ के जो जॉब्स उसको साइन किए गए हैं उससे उसको काफ़ी सेटिस्फैक्शन है, वो एंजॉय कर रहा है उस पोस्टिंग को, तो वो हनीमून इफेक्ट उसे बोला जाता है कि उसके पुराने जॉब में जो डिससेटिस्फैक्शन था और नए जॉब में उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो उसको वो कंपेयर करता है एंड दैट इज कॉल्ड एज हनीमून इफेक्ट. Which of the following uses collaboration software to enable multiple remote learners using their PCs, tablets or laptops to participate in live audio and visual discussions, communicate via written text and learn via content such as Microsoft PowerPoint slides? तो इसको क्या बोल देंगे? वर्चुअल क्लासरूम बोलेंगे, जहाँ पे रिमोट लर्निंग हो रही है, पीसीज, लैपटॉप, टैबलेट्स के थ्रू हो रही है एंड अटेंडिंग लाइव वीडियो एंड विजुअल डिस्कशंस हो रही है, कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो रिटन टेक्स्ट से हो रहा है, प्रेजेंटेशंस यूज़ हो रहे हैं, पावर पॉइंट स्लाइड्स यूज़ हो रही है, तो दे ऑल आर वर्चुअल क्लासरूम के पार्ट है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 119. सेवरेंस पे इज गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय कंपनी एट द टाइम ऑफ. सेवरेंस पे कब दिया जाता है? एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन. मतलब किसी भी रीजन से अगर एम्प्लॉय जो है वो पार्ट अवे हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से दूर जा रहा है, इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, इन केस ऑफ टर्मिनेशन, इन केस ऑफ सस्पेंशन, तो उसको सेवरेंस पे दिया जाता है. राइट. रेजिग्नेशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो अपनी मर्जी से जा रहा है, बट टर्मिनेट किया जा रहा है, सस्पेंड किया गया है, तो उसे सेवरेंस पे दिया जाता है. तो आंसर यहाँ पे टर्मिनेशन होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 120. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग. सो कलेक्टिव बार्गेनिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि मल्टीपल प्लांट बार्गेनिंग है, मल्टीपल एम्प्लॉयर बार्गेनिंग है, सिंगल प्लांट बार्गेनिंग है. ठीक है. मतलब मल्टीपल प्लांट्स के बीच में बार्गेनिंग होगा, एम्प्लॉयर बहुत सारे हैं वो भी बार्गेनिंग होता है. सिंगल प्लांट बार्गेनिंग मतलब एक ही प्लांट में एक यूनियन के साथ बार्गेनिंग हो रहा है, बट सिंगल लूप बार्गेनिंग एज सच नहीं होता है. और सिंगल लूप बार्गेनिंग कहीं पे आप टर्म ढूंढेंगे तो वो भी नहीं है, सिंगल लूप लर्निंग है, जिसका मतलब होता है कि एडजस्टिंग एक्शन अंटिल डिजायर्ड रिजल्ट्स आर प्रोड्यूस. मतलब कि एडजस्ट करना उस एक्शन से, जब तक कोई भी एक्शन ले रहे हैं तो उसको तब तक एडजस्ट करते हैं जब तक डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल जाता. तो ये लर्निंग का पार्ट है. सिंगल लूप बार्गेनिंग एज सच कुछ भी नहीं होता है. ठीक है. बाकी तीन जो है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के टाइप्स है. तो यहाँ पे हमने HR डोमेन के जितने क्वेश्चंस थे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 120 वो कवर किया है. इसके आगे के क्वेश्चंस है वो नॉन टेक है. ठीक है. HR डोमेन का हमने यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं.